फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हमारी जो एनाटॉमी वाली क्लास है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली क्लास, तो उसमें चल रहा है फ्रेंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पिछली क्लास में बात की थी फ्रेंड इंटरनल जेनाइटेलिया। इंटरजेनाइटेलिया क्या है? इंटरजेनाइटेलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटेलिया से मिलकर बना होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की हमने बात की। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे इंटरनल जेनाइटेलिया। तो मैंने वहां बताया था कि जो इंटरनल जेनाइटेलिया होता है उसमें, या वो इंटरनल जेनाइटेलिया वो 4 ऑर्गन से मिलकर बना होता है फ्रेंड। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने वेजाइना और यूट्रस की डिटेल में बात की थी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक बच गया इंटरनल जेनाइटेलिया का, एक तो यूटेराइन ट्यूब और एक ओवेरी। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड यूटेराइन ट्यूब एंड ओवेरी की। तो सबसे पहले हम बात करें, दो हैं, ठीक है, दो टॉपिक मतलब 2 ऑर्गन पढ़ेंगे आज। एक तो यूटेराइन ट्यूब, एक पढ़ेंगे ओवेरी। ठीक है फ्रेंड, और पिछली क्लास में मैंने बता ही दिया था कि कितनी ओवेरी होती है, कितनी यूटेराइन ट्यूब होती है। ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप यार, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, बेल आइकन दबा दो। और अभी खुशखबरी की, थोड़े दिन बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग लेके आ रहा हूं। उसके टॉपिक बात करेंगे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। फिर भी आपके मन में कोई और सब्जेक्ट हो तो आप बता सकते हो फ्रेंड। वैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। ठीक है ना, जो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए और आप जो भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड आज 2 टॉपिक की बात करेंगे, एक यूटेराइन ट्यूब, एक ओवेरी की। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूटेराइन ट्यूब। ठीक है फ्रेंड, लिख देता हूं मैं यूटेराइन ट्यूब। आज हम बात करेंगे फ्रेंड यूटेराइन ट्यूब। किसकी बात करेंगे? यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्स लिखेंगे, ट्यूब्स 2 होती है ना फ्रेंड, ट्यूब्स। यूटेराइन ट्यूब की हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। सबसे पहले यहां मैं लिख दूं, ये तो हो गई, इसको नॉमिनेट कर देते हैं, नाम दे देते हैं। ये हो गई वेजाइना, ठीक है ना, ये हो गया हमारा यूट्रस, ये हो गई फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। और ये जो दिखाई दे रही है आपके ब्लू कलर की, ये हो गई ओवेरी। क्या हो गई फ्रेंड? ओवेरी या अंडाशय। ठीक है, 2 होते हैं ओवेरी, तो ओवेरीज बोलेंगे। 2 ही फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की हम बात करें फ्रेंड, तो फैलोपियन ट्यूब की जो शेप होती है वो जे आकार की होती है। कैसी होती है? जे शेप्ड होती है। देखो आप कैसी आकृति होती है इसकी, ऐसे जाके यूं जा रही है, थोड़ा सा यूं मुड़ी हुई है। तो इसकी जो शेप होती है वो जे शेप की होती है। ये कहां से निकलती है? ये देखो यूट्रस से अटैच है। ये यूट्रस का कौन सा पार्ट हो गया? ये फंडस वाला पार्ट है, ये बॉडी है और ये है सर्विक्स। ठीक है, तो फंडस और ये बॉडी, फंडस और बॉडी के बीच से निकलती है। ये कहां से निकल रही है फ्रेंड? फंडस और बॉडी के बीच से निकल रही है। एक्सटेंड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो रही है? एक्सटेंड फ्रॉम, एक्सटेंड फ्रॉम बिटवीन द फंडस एंड बॉडी, दोनों के बीच में से निकल रही है। इसकी लंबाई की हम बात करें 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, दोनों, मतलब एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक जो यूटेराइन ट्यूब है वो 10 सेंटीमीटर की लंबी होती है, जे शेप की होती है। कहां से निकलती है? यूट्रस से जुड़ी हुई होती है और यूट्रस की बॉडी और फंडस और बॉडी के बीच में से निकल रही है। यहां इसकी हम बात करें फ्रेंड, देखो ऊपर की साइड, यहां पे मैंने क्या बताया था फ्रेंड, एक पिछली क्लास में बात की थी ब्रॉड लिगामेंट, बताई थी ना मैंने। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट जो यूट्रस की आउटर कवरिंग है, जिसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, आउटर लेयर बोलते हैं पेरीमेट्रियम, उससे मिलके बना होता है क्या? ब्रॉड लिगामेंट। और ब्रॉड लिगामेंट कैसा था कि जैसे पेरीमेट्रियम, एक तरह से पेरीमेट्रियम है वो, जैसे कि अपने ऊपर कंबल डाल दिया हो।
तो इधर ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है मान लो, तो इसके ऊपर भी वो डला है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है वो कहां पे स्थित होती है, इसके अपर बॉर्डर में। जो ब्रॉड लिगामेंट था, ये ब्रॉड लिगामेंट का अपर बॉर्डर, क्योंकि यहां से पड़ा था, वो मैंने बताया था, एक डायग्राम बना के बताया था, यूट्रस पढ़ाया था तब। तो यहां से ऐसे गिरता है वो एक तरह से कंबल की तरह, तो ये हो गया उसका फ्री बॉर्डर, अपर फ्री बॉर्डर। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ब्रॉड लिगामेंट के अपर फ्री बॉर्डर पे स्थित होती है। कहां पे स्थित होती है, अपर फ्री बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ध्यान रखना फ्रेंड, अपर फ्री बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, और ट्रम्पलेट शेप्ड होती है। यहां पे जैसे बताया मैंने, पर नली नुमा स्ट्रक्चर होती है। देखो नली है ना, पूरी पूरी की पूरी नली जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई। यूट्राइन ट्यूब क्या है, एक नली जैसी स्ट्रक्चर है। आगे इसकी हम बात करें, देखो ये जो नली है दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्या था मैंने बताया अभी, ब्रॉड लिगामेंट। तो ये क्या करती है, जो ब्रॉड लिगामेंट है उसकी पोस्टीरियर वाल को पेनेट्रेट करके, छेद के बाहर निकलती है, ऐसे पोस्टीरियर वाल को छेद करके ऐसे आती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये ऐसा जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं, इसके ऊपर क्या है फ्रेंड, इसके ऊपर ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट से आगे और पीछे दोनों साइड कवर होती है, और फिर ये जो फेलोपियन ट्यूब है उस ब्रॉड लिगामेंट को पोस्टीरियर, जो ब्रॉड लिगामेंट की पोस्टीरियर वाल यानी पीछे की वॉल है, उसको छेद करके आगे कहां पे आती है, पेरिटोनियल कैविटी। ये जो पूरी कैविटी है ये पेरिटोनियल कैविटी में स्थित होता है, हमारा जो एक्सटर्नल इंटरनल जेनाइटल या पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होती है, और किसके पास होती है, ओवेरी के पास। ये फेलोपियन ट्यूब, ये ओवेरी, तो किसके पास ओपन हो रही है फ्रेंड, ओवेरी के पास ओपन हो रही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर की हम बात करें फ्रेंड, इसकी फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 लेयर पाई जाती है। इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 3 लेयर पाई जाती है इसमें। आउटर लेयर की हम बात करें, आउटर लेयर की हम बात करें तो एक पेरिटोनियल लेयर, जो लेयर मैंने बताई थी अभी, ये यूं बोल सकते हो पेरीमेट्रियम की जो लेयर है उसी लेयर से ये कवर होती है, या उसको पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं। तो आउटर कवरिंग क्या हो गई, पेरिटोनियम। आउटर कवरिंग किसकी है, पेरिटोनियम की। मिडल लेयर की हम बात करें फ्रेंड, मिडल लेयर की मैं बात करूं तो इसमें मिडल लेयर में स्मूथ मसल पाई जाती है। क्या पाई जाती है फ्रेंड, स्मूथ मसल्स पाई जाती है। स्मूथ मसल्स में भी क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या काम करता है यूटेराइन ट्यूब में, भाई जो अंडा यहां से निकलेगा ओवम, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू तो आगे ले जाया जाएगा। यहां पे अभी बात करूंगा, एम्पुला पार्ट है ये, इस पार्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यूट्रस में आके क्या होता है, इम्प्लांट होता है। आगे मैं बात करूंगा, पहले ये ध्यान रखो। अब आउटर लेयर बनी होती है पेरिटोनियम की, मिडल लेयर बनी होती है स्मूथ मसल की। इनर लेयर की बात करें या इनर लाइनिंग की बात करें, इनर लेयर या इनर लाइनिंग की बात करें तो सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू की लेयर होती है। सीलेटेड एपिथेलियम मतलब इसमें क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। सीलिया फ्लेजेला का नाम सुना होगा ना, सीलिया, छोटे छोटे तंतुनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है सीलिया। तो ये सीलेटेड एपिथेलियम की बनी होती है इनर लाइनिंग। ये सीलिया भी क्या करते हैं, उस ओवम को, जो ओवम या ओवेरी से निकला, उस ओवम को आगे ले जाने में, उसका मूव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, अभी जब आगे में फंक्शन की बात करेंगे तो ये सीलिया ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां से ओवम को पिकअप किया, पिकअप करने के बाद यहां से जो इसका मूवमेंट होता है वो आगे फिर यहाँ पे यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है वो। तो ये सीलिया और स्मूथ मसल की वजह से, स्मूथ मसल की वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है। सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू की वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, वो सीलिया, उसको एक सीलिया दूसरे सीलिया ऐसे करते करते तंतुनुमा स्ट्रक्चर है तो आगे आगे बढ़ाती रहती है उसकी। ठीक है फ्रेंड, तो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है हमारी यूटेराइन ट्यूब। आउटर लेयर पेरिटोनियम से, मिडल लेयर स्मूथ मसल्स है, इनर लेयर की बात करें तो सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड, अब यहां हम बात करें ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई की मैं बात करूं फ्रेंड, जो ब्लड सप्लाई यूट्रस में होती है उसी के द्वारा इसमें ब्लड सप्लाई होती है। किसके द्वारा होती है, यूटेराइन आर्टरी के द्वारा।
आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की मैं बात करूं, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की मैं बात करूं, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की मैं बात करूं फ्रेंड, वो किसके द्वारा होती है? यूटेराइन आर्टरी के द्वारा या यूटेराइन आर्टरीज के द्वारा। और ये यूटेराइन आर्टरी किसकी ब्रांचेज है? इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, यूटेराइन आर्टरी ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। वीनस ड्रेनेज की हम बात करें फ्रेंड, वीनस ड्रेनेज की हम बात करें, वीनस ड्रेनेज समझते हो ना आप? इम्प्योर ब्लड कौन ले जाता है? यूटेराइन वेन, यूटेराइन वेन्स। वो भी किसकी किसकी ब्रांच है फ्रेंड? इंटरनल इलियक वेन, इंटरनल इलियक वेन। ठीक है, तो यहां पे जो ब्लड सप्लाई होती है यूटेराइन ट्यूब में, वो किसके द्वारा होती है फ्रेंड? किसके द्वारा होती है? यूटेराइन आर्टरी के द्वारा, जो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। और यूटेराइन वेन के द्वारा क्या होता है? वीनस ड्रेनेज होता है। क्या होता है फ्रेंड? वीनस ड्रेनेज। अब हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। कितने पार्ट से मिलके बनी होती है हमारी फेलोपियन ट्यूब? 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके भी पार्ट है कुछ, ठीक है ना। तो मेन हम बात करें, वैसे कुछ बुक्स में 4 दे रखे हैं, कुछ बुक्स में 5 दे रखे हैं, तो मेन हम बात करें 4 इसके पार्ट हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हम बात करें इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस। दूसरा है फ्रेंड एम्पुला, एम्पुला। तीसरा है इनफंडीबल। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। चौथा है फ्रेंड फिम्ब्राई। क्या है? फिम्ब्राई। 4 पार्ट से मिलके बनी होती है हमारी यूटेराइन ट्यूब। कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्रेंड? एक होता है इस्थमस, एक होता है एम्पुला, एक होता है इनफंडीबुलम, एक होता है फिम्ब्री। क्या होता है? एक फिम्ब्री होता है। अब यहां मैं चारों को लिख देता हूं, कौन कौन से पार्ट हैं, देखो कहां कहां पे स्थित है। इस्थमस की बात करें तो जस्ट ये यूट्रस के नियर में स्थित होता है, इसको बोला जाता है इस्थमस पार्ट। इस्थमस पार्ट ये वाला, इसकी मैं बात करूं, इस्थमस पार्ट नेरो पार्ट है, सबसे नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब का सबसे सकरा पार्ट कौन सा है फ्रेंड? इस्थमस पार्ट। और ये इस्थमस क्या करता है? इस यूट्रस को यहां पे थोड़ा सा पूरे नाम लिख देता हूं तो आपको समझ में। एम्पुला कहां पे है? ये एम्पुला, ये जो चौड़ा भाग है ये है एम्पुला। दिखाई दे रहा है आपको इधर? ठीक है, ये वाला पार्ट है एम्पुला, और ये जो वाला पार्ट है फ्रेंड इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। और ये जो है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोल दो या फिम्ब्राई बोल दो। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री या फिम्ब्राई बोल दो। अब यहां देखो आगे, यहां देखो फ्रेंड ये इस्थमस पार्ट है, यूट्रस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है? ये यूट्रस है और ये एम्पुला है ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट है। तो ये इस्थमस क्या करता है? यूट्रस को एम्पुला से जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? यूट्रस को किससे जोड़ रहा है? एम्पुला से जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? यूट्रस से, यूट्रस को एम्पुला से जोड़ रहा है। मेन जो इसका काम है, क्या काम है? ये क्या करता है? इस्थमस पार्ट यूट्रस को एम्पुला से जोड़ता है और फेलोपियन ट्यूब का सबसे सकरा पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब का क्या है फ्रेंड? सबसे सकरा पार्ट है। एक आपने नाम सुना होगा फ्रेंड, ट्यूबल लाइगेशन। क्या? ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन नाम सुना है आपने? जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं परमानेंट वाले, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, जब क्या होता है
क्या क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव को गर्भ निरोधक प्रोसेस या गर्भ निरोधक टेक्निक, ठीक है। तो उन गर्भ निरोधक टेक्निक में एक टेक्निक आती है ट्यूबल लाइगेशन। इसमें क्या होता है, ट्यूबल लाइगेशन में क्या होता है, जो इस्थमस पार्ट है उसको बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, या वहां से उसको कट एंड लाइगेट। वैसे ट्यूबल लाइगेशन में बांधते ही है, पर कई बार कट भी कर देते हैं और लाइगेशन भी कर देते हैं। जैसे मान लो ये वाला ट्यूब है इस्थमस, इसको क्या किया, यहां से काट दिया और यहां से भी बांध दिया और यहां से भी बांध दिया। इससे क्या होगा, यहां से जा रहा है स्पर्म, इधर से स्पर्म गया स्पर्म, और यहां से क्या गया, ओवम गया। फर्टिलाइजेशन यहां पे होता है, इधर स्पर्म गया, अब यहां से ब्लॉक कर दिया तो आगे नहीं जा पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो फर्टिलाइज ओवम नहीं बनेगा, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस प्रकार काम करते हैं। तो यहां से स्पर्म जाते हैं, वो यहीं बांध, इस इस्थमस को बांध दिया जाता है, यहीं रुक जाते हैं बेचारे, क्या करें, आगे दरवाजा बंद है, ठीक है ना। फीमेल में ट्यूबल लाइगेशन, जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे तब बात करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इस्थमस पार्ट को लाइगेट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड एम्पुला ये वाला पार्ट है, इसी पार्ट को, यही पार्ट फेलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है ये, और इसी पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड, इस पार्ट में, एम्पुला वाले पार्ट में। कई बार एग्जाम में पूछा है, आपसे पूछेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, या फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, कौन सी ऑर्गन पे होता है। वहां पे आपको यूटेराइन ट्यूब ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वहां पे दिया जाएगा आपको एम्पुला है, यहां से ओम निकला, इस फिम्ब्री ने पिकअप किया, यहां से इन्फंडिबुलम में आया, फिर यहां देखो यहां पे मूवमेंट हो रहा है, इसलिए वजह से यहां पहुंच रहा है। अगर इसमें स्मूथ मसल्स और सीलिया नहीं होता ना, तो ये ओम यहां नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। यहां ओवेरी इसके टच में नहीं होती, बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना, बिल्कुल टच नहीं होती। ओवेरी ओम डालेगी यहां पे पेरिटोनियल कैविटी में, फिर ये उठाएगा कौन, फिम्ब्राई, यार बार बार प्रोनाउंसिएशन, ये उठाएगी, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से इधर भी स्पर्म आ जाएगा, यहां इसको छेद देगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो मेन साइट है फर्टिलाइजेशन की, वो है फ्रेंड एम्पुला में क्या होता है फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ध्यान रखना, एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इसी एम्पुला पार्ट में वैसे सीलेटेड एपिथेलियम तो पाई जाती है, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है या सेल है, वो तो पाई जाती है, बट इस पार्ट में ज्यादा होती है। इस पार्ट में क्या होती है, सीलेटेड सेल या वो जो टिश्यू है वो इस पार्ट में क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहां पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया साहब, ये स्पर्म इसमें घुस गया, ये बन गया फर्टिलाइज ओवम। अब ये भारी हो गया ना, पहले तो एक अकेला ही था, इसमें आके स्पर्म घुस गया, स्पर्म घुसा तो अब दोनों घुस गए, अब इनको क्या है, ये फर्टिलाइज हो गए, अब इनको तो डेवलप होना है ना, डेवलप होने के लिए यहां से न्यूट्रिशन मिला फेलोपियन ट्यूब से। जब यहां से न्यूट्रिशन मिला तो और बलवान हो गए, ये भारी हो गए, तो भारी आदमी को भारी इस फर्टिलाइज ओवम को यहां लाना है ना, यहां पे इंप्लांट होगा ये, कहां पे, इस यूट्रस के फंडस वाले पार्ट में। तो यहां पे सीलेटेड सेल की संख्या बढ़ जाती है, वो सीलेटेड सेल ज्यादा होती है, इसलिए उसको धकेल देती है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में ज्यादा सीलेटेड सेल होती है। नेक्स्ट हम बात करें इनफंडिबुलम की बात करें, ये फनेल शेप होता है, देखो थोड़ा आगे से चौड़ा और सकरा, इसकी जो शेप होती है फनेल शेप, कीपाकार फनेल शेप, ये स्ट्रक्चर होती है इस पार्ट की, इनफंडिबुलम की फनेल शेप स्ट्रक्चर होती है।
ये ऊपर से तो एम्पुला से जुड़ा होता है, नीचे से फिम्ब्रियाई से जुड़ा होता है। जब फिम्ब्रियाई यहां से ओवम पिकअप करती है तो ये जो कीपाकार पार्ट है ना, उसको ओवम को स्पेस देता है आगे जाने के लिए। अगर सकरा पार्ट होगा तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो ये चौड़ा पार्ट होता है आगे से, ठीक है ना, कीपाकार पार्ट होता है आगे से, जिस वजह से वहां पे बहुत सारे ज्यादा ओवम जा सके, ठीक है ना, बहुत सारे ओवम जा सके। कई बार एक से ज्यादा ओवम भी होता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि एक ही ओवम का ओवुलेशन, बहुत सारे ओवम निकलते हैं। पर फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होता है? एक ओवम को, एक स्पर्म एक ही ओवम को छेद पाता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो चौड़ा पार्ट होता है फ्रेंड, ये चौड़ा पार्ट होता है, एक और एक से ज्यादा भी अंडे निकल सकते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा को भी पिकअप कर सकते हैं। तो ये फनेल शेप है, इसलिए इसको जगह मिल जाती है यहां एंटर होने के लिए। तो ये कीपाकार स्ट्रक्चर होती है और ऊपर एम्पुला और नीचे फिम्ब्रियाई से जुड़ा होता है, और आगे इसकी जो प्रोजेक्ट होते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो फिम्ब्रियाई होते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, इनफंडिबल सबसे क्या बोल सकते हैं उसको, फनेल से पार्ट, ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फिम्ब्रियाई, यही मेन है भाई साहब फिम्ब्रियाई। अगर यही अपना काम करना बंद कर दे तो अंडा आगे नहीं जाएगा, ओम जाएगा नहीं। ये क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे जैसे हम ओवम पेरिटोनियल कैविटी में आया, पिकअप चक पिकअप पिकअप कर लिया उसने। कैसे आता है वो भी मैं बात करूंगा। तो ये क्या करती है, ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल सकते हो। फिंगर लाइक क्या है, प्रोजेक्शन। और यही क्या करते हैं, इस ओवम को पिकअप करते हैं, यहां से पिक करते हैं। क्या करते हैं, यही इस ओवम को पिक करते हैं, पिक करके पूरी फैलोपियन ट्यूब में आगे इसको ले जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ठीक है ना फ्रेंड। तो ये फिम्ब्रियाई सबसे पास में कौन होती है, ओवेरी के, फिम्ब्रियाई होती है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, सबसे नियर में कौन होती है, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये पार्ट हो गए 4, ठीक है। एक बार और बता दूं, यूटेराइन ट्यूब की हम बात करें तो 4 पार्ट होते हैं फ्रेंड, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबल और फिम्ब्रियाई। इस्थमस की बात करें तो ये जो सकरा पार्ट है ये इस्थमस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, यूट्रस को एम्पुला से जोड़ता है, ठीक है, इस्थमस पार्ट। ट्यूबल लाइगेशन के दौरान किसको बांधा जाता है, इसी इस्थमस पार्ट को बांधा जाता है या कट एंड लाइगेट किया जाता है। दूसरे पार्ट की हम बात करें, एम्पुला, ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, ये वाला पार्ट एम्पुला, ठीक है। ये वो साइट है जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहां से ओम निकला, पिकअप किया, पिकअप करके यहां आया, यहां से गया स्पर्म, और यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यहां से मूव करके यहां आ जाता है, यहाँ पे होता है ये फर्टिलाइज ओम, यहां आ जाता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तीसरा पार्ट हम इसकी और बात बता दो, एम्पुला में क्या पाए जाते हैं, ज्यादा सीलेटेड सेल पाई जाती है, जिससे उस फर्टिलाइज ओम को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके, एक सीलरी मूवमेंट हो सके या सीलरी गति हो सके वहां पे। इनफंडिबल की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है फनल शेप इनफंडिबल है, ये ऊपर से एम्पुला से जुड़ा होता है, नीचे फिम्ब्रियाई से जुड़ा होता है। जो भी फिम्ब्रियाई ओवम पिकअप करती है वो इस पार्ट में आता है, फनल शेप होता है, इसलिए आसानी से ओम इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट चौथे पार्ट की हम बात करें, फिम्ब्रियाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको अंगुली जैसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये है, यही वो महत्वपूर्ण पार्ट है जो यहां से ओम से अंडा निकला, इस पेरिटोनियल कैविटी में अंडा आया और यहां से इसने पिकअप किया, फिर आगे जाके वो पूरी फैलोपियन ट्यूब में उसको ले जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब के पार्ट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फंक्शन तो पता चल ही गया होगा, फैलोपियन ट्यूब क्या फंक्शन करती है, ठीक है ना। फिर भी बता दूं मैं आपको क्या फंक्शन करती है। फैलोपियन ट्यूब क्या फंक्शन करती है, जो ओवम ओवेरी से निकला उस ओवम को मूवमेंट करा के कहां ले जाती है, फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है। फैलोपियन ट्यूब पूरी फैलोपियन ट्यूब में मूव कराती है और फैलोपियन ट्यूब से फिर क्या होता है, देखो पूरा प्रोसेस बता देता हूं। देखें क्या हुआ, ओवेरी से ओवम निकला, ठीक है, फिम्ब्राई ने उसको पकड़ा और कहां भेजा,
इनफंडीबुलम में भेजा। इनफंडीबुलम के बाद यहां पे क्या होती है, एक तो होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, स्मूथ मसल पाई जाती है। एक होती है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि यहां पे क्या पाए जाते हैं, सीलियरी मूवमेंट, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलियरी मूवमेंट हुआ, पहुंचा एम्पुला में पहुंचा, यहां पे क्या हुआ, स्पर्म आया इधर से, ओम यहां पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों, फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस यूटेराइन ट्यूब से क्या होते हैं, सिक्रेशन निकलते हैं जो इस फर्टिलाइज ओवम को नरिश करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। नरिश होने के बाद ये आगे जाता है, यूट्रस में जाके फंडस पार्ट में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। फंडस पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है। फिर यहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी यूटेराइन ट्यूब। ठीक है, मेन तो ओवम को पहुंचाने में। ये यूं भी बोल सकते हो कि ये अगर नहीं हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो। ठीक है, यूटेराइन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो कैसे प्रेगनेंसी होगी। ठीक है ना, प्रेगनेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ओवम के मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ओवम को न्यूट्रिशन देने में महत्वपूर्ण भूमिका, फर्टिलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इम्प्लांट में महत्वपूर्ण भूमिका, इम्प्लांटेशन में, क्योंकि यहां से यहां अगर आया ही नहीं तो इम्प्लांट ही नहीं होगा यहाँ पे यूट्रस में। तो इतने सारे महत्वपूर्ण फंक्शन करते हैं। बट आप इस एक सीरीज को ध्यान रखो, इस प्रकार ये सारा काम होता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो ये थी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है फ्रेंड, कितनी क्लास होगी देखते हैं। ये हो गई फेलोपियन ट्यूब। अब हम बात करेंगे फ्रेंड, ओवेरीज। अब हम बात करते हैं ओवेरीज। अंडा से बोलते हैं इसको, अंडा से। अब हम बात करेंगे ओवेरीज या ओवेरी, दो है ना, ओवेरीज ही बोलेंगे। ओवेरीज की बात करें भाई साहब, देखो कितनी ओवेरी होती है, 2 ओवेरी होती है। यूं बोल सकते हो कि राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, ओवेरीज, अंडाणु भी बोलते हैं। किसकी बात करेंगे अब, ओवेरीज। क्या बोलेंगे इनको, अंडाणु भी बोलते हैं ना, अंडाणु बोलते हैं शायद, नहीं सॉरी, अंडाणु नहीं, अंडाश से बोलते हैं, अंडाश से। लिखो, हिंदी छोड़ो, अंडाश से बोलते हैं। ठीक, अंडाणु नहीं बोलते, ओम को बोलते हैं अंडाणु, इनको बोलते हैं अंडाश से। तो हम बात करें यूटेराइन ट्यूब, सॉरी ओवेरी की। ओवेरी क्या है, एक ग्लैंड है फ्रेंड, फीमेल गोनाड है एक तरह से। क्या है, फीमेल गोनाड, एक तरह से ग्लैंड है ये। इससे क्या सीक्रेट होता है या क्या निकलता है, ये फीमेल गोनाड है, और इससे जो प्रोडक्शन होता है, एक तो हार्मोन का, सेक्स हार्मोन का, फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है, प्लस ओवम का सिक्रेशन होता है। सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ओवम का सिक्रेशन होता है। ये क्या है, फीमेल गोनाड है। मेल गोनाड की हम बात करें तो क्या हो गया, टेस्टीज। मेल गोनाड किसको बोलेंगे, टेस्टीज को बोलेंगे। वहां से स्पर्म का सिक्रेशन होता है या स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहां पे 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फीमेल सेक्स हार्मोन, यहां लिख दू फीमेल सेक्स, आप कंफ्यूज मत हो जाना। फीमेल की बात करें तो फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, कहां पे स्थित होती है, लेटरल साइड में स्थित होती है। हमारी जो पेल्विक कैविटी है, यूं बोलो, पेल्विक कैविटी की वॉल, जो वॉल है, लेटरल वॉल, वहां पे स्थित होती है। एक छोटा सा फोसा होता है वहां पे, छोटा सा फोसा यूं बोल सकते हो, खांच बोल सकते हो, ज्यादा गहरा नहीं, छोटा सा साइड में होता है, वहां पे स्थित होती है। सेल ऑफ फोसा में स्थित होती है, कहां पे, लेटरल साइड ऑफ द पेल्विक कैविटी। ठीक है फ्रेंड, तो 2 होती है, कितनी होती है ओवरी, 2। राइट बोल सकते हो, लेफ्ट बोल सकते हो। ठीक है, इसकी हम बात करें, इसकी लंबाई की, ओवेरी की लंबाई की, ये दोनों ओवेरी,
इनकी लंबाई की बात करें 2.5 से 3.5। इनकी चौड़ाई की बात करें तो 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबाई तो 2 से 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें 2 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई की बात करें, थिकनेस की हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर के आसपास इसकी थिकनेस होती है। थिकनेस की हम बात करें तो इसके 1 सेंटीमीटर के आसपास इसकी थिकनेस होती है। अब मैंने फ्रेंड पिछली क्लास में बताया था यूट्रस में भी क्या होते हैं, सपोर्टिव लिगामेंट होते हैं। अब यहां देखो, ये ओवेरी है, न तो ये किसी से जुड़ी हुई, न तो फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई, न ही यूट्रस से जुड़ी, तो किस प्रकार लटकी हुई है ये, तो देखते हैं। यहां पे अपर साइड की हम बात करें, अपर साइड की, तो ये यूट्रस से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है मेरे दोस्तों? अपर पार्ट इसका यूट्रस से अटैच होता है, ये वाला। ये क्या है? ये जो अटैच कर रहा है ये वाला पार्ट, ये जिससे जुड़ी हुई, ये इसको बोलेंगे फ्रेंड ओवेरियन लिगामेंट। ये है ओवेरियन लिगामेंट, ध्यान रखना इसको। किससे जुड़ी होती है मेरे दोस्तों? ये ओवेरियन लिगामेंट से। ये भी ओवेरियन लिगामेंट, ये भी ओवेरियन लिगामेंट। किससे जुड़ी हुई होती है? ओवेरियन लिगामेंट से। ठीक है, एक तो ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। और मैंने क्या बताया था, जब पेरीमेट्रियम पढ़ाई थी, तो पेरीमेट्रियम की जो लेयर होती है ऐसे कंबल की तरह पड़ी हुई है हमारे पूरे इस पार्ट में, ये इंटरनल जेनाइटिलिया ऐसे ऊपर पड़ी है। तो यहां पे भी पड़ी हुई है, वो ऐसे चादर पड़ी हुई है। एंटीरियर साइड में भी पड़ी है, ओवेरी के एंटीरियर साइड में भी पड़ी हुई है। तो जो वो ब्रॉड लिगामेंट क्या बन रहा है, वो ब्रॉड लिगामेंट बना रहा है, मैंने बताया था। वो ब्रॉड लिगामेंट का पोस्टीरियर पार्ट, बैक साइड वाला पार्ट इससे अटैच होता है। ये पीछे रह गई, जैसे ये ओवेरी है, मान लो ये ओवेरी है और यहां से ये चादर डाली, तो ये चादर क्या है? ब्रॉड लिगामेंट। किसकी बनी हुई? पेरीमेट्रियम की बनी हुई है। तो इसके पोस्टीरियर साइड से कौन जुड़ी हुई है? ओवेरी जुड़ी हुई है। ये ओवेरिया, दोनों ओवेरिया जुड़ी हुई है पोस्टीरियर साइड से। और किससे जुड़ी हुई है? एक ब्रॉड बैंड टिश्यू से। किससे जुड़ी हुई है फ्रेंड? ब्रॉड बैंड टिश्यू से जुड़ी हुई है। उसको बोलेंगे हम मीजोवेरियम। क्या बोलेंगे फ्रेंड? उसको मीजोवेरियम। जो ब्रॉड बैंड लिगामेंट या ब्रॉड बैंड टिश्यू है उसको बोलेंगे मीजोवेरियम। इससे जुड़ी हुई होती मीजोवेरियम। किससे जुड़ी हुई होती फ्रेंड? ऐसे। अब ये मीजोवेरियम आगे से पूरा कवर कर रखा है मीजोवेरियम ने, या यूं बोल सकते हो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है मीजोवेरियम। उस मीजोवेरियम के पीछे है हमारी ओवेरी। ठीक है, अब ब्लड वेसल जाएगी, नर्व जाएगी, तो कैसे जाए उसमें? तो वो क्या करती है? इस मीजोवेरियम के थ्रू ही इसको क्या करती है? इसके थ्रू ही, यहां से इसको पास आउट करके इसके थ्रू ही जाती है। किसके थ्रू जाती है? कोई पूछे कि भाई जो ब्लड सप्लाई हो रही है ओवेरी में, या नर्व सप्लाई होती है, नर्व कहां से होके जा रहे हैं, या ब्लड वेसल कहां होके जा रही है? तो आपका आंसर होगा मीजोवेरियम। और मीजोवेरियम किसका पार्ट है फ्रेंड? ब्रॉड लिगामेंट का। ब्रॉड लिगामेंट किससे बना है? पेरीमेट्रियम से। पेरीमेट्रियम क्या है? आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी। एक और लिगामेंट पाया जाता है फ्रेंड, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये वाला जो लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये वाला लिगामेंट, एक लिगामेंट, इसकी वजह से क्या होता है? लेटरल साइड में जुड़ी हुई होती है, लेटरल वॉल से। ये ओवेरी ऐसे लेटरल वॉल से, एक तो जुड़ गई यूट्रस से, पीछे से भी सपोर्ट, आगे से भी सपोर्ट मिल गया। किसका? ब्रॉड लिगामेंट के पोस्टीरियर पार्ट से। और लेटरल साइड में ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। कौन से लिगामेंट? सस्पेंसरी लिगामेंट। इन सस्पेंसरी लिगामेंट से, ये सस्पेंसरी लिगामेंट एक साइड से ओवरी से जुड़े हुए हैं और एक साइड से कहां जुड़े गए? इधर पेल्विक कैविटी की लेटरल वॉल में। ठीक है, लेटरल वॉल में जाके जुड़ जाते हैं। तो यहां पे 3 चीजों से सपोर्ट मिल रहा है। एक मिल रहा है ओवेरियन लिगामेंट से, एक मिल रहा है मीजोवेरियम से, एक मिल रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट से। तो यहां पे 3 जो ओवेरी है उसको 3
सपोर्टिव लिगामेंट सपोर्ट करते हैं, एक तरह से ओवेरियन लिगामेंट, मेजोवेरियम एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, ये भी एक तरह से लिगामेंट है, बट ये क्या है, एक बैंड है, ब्रॉड बैंड है, किसका, टिश्यू का बना हुआ, ठीक है ना, मेजोवेरियम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड ओवेरी की स्ट्रक्चर के बारे में। चलो ओवेरी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर की मैं बात करूं फ्रेंड, तो ओवेरी के 2 लेयर हैं। ओवेरी की कितनी लेयर हैं, 2 लेयर है। यहां पे मैं समझाऊंगा आपको, जैसे मान लो ये है ओवेरी, ये क्या हो गई, ओवेरी हो गई, इसकी 2 लेयर है। एक आउटर लेयर की मैं बात करूं, आउटर लेयर की मैं बात करूं, ये है फ्रेंड कोर्टेक्स। आउटर लेयर की मैं बात करूं, ये है कोर्टेक्स, और ये इनर लेयर, इनर लेयर की मैं बात करूं, ये वाली इनर लेयर, ये है द मेडुला, द मेडुला। ध्यान से समझना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। ये कोर्टेक्स हो गया, द कोर्टेक्स, ये आउटर लेयर, ठीक है, ये ओवेरी है, देखिए, ये मेडुला इनर लेयर हो गई। यानी कि कोर्टेक्स, मेडुला कोर्टेक्स से चारों तरफ से घिरा होता है। आउटर लेयर की हम बात करें फ्रेंड, आउटर लेयर की मैं बात करूं तो कोर्टेक्स हो गई, और इनर लेयर की मैं बात करूं तो ये हो गया मेडुला। इनर लेयर की मैं बात करूं मेडुला की, तो ये मेडुला फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, प्लस इसके अंदर क्या होती है, देखो मैंने क्या बनाया, नर्व वेसल्स, सॉरी नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व, ठीक है ना। ये जो मेडुला पार्ट बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है, एक होती है ब्लड वेसल्स, एक नहीं बहुत सारी ब्लड वेसल्स जिसके द्वारा ब्लड सप्लाई हो रही है, यानी ओवेरियन आर्टरी, और नर्व्स होते हैं, ठीक है। इसकी तो हो गई कहानी खत्म यहां तक। ये तो क्या करेगा, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड और नर्व सप्लाई कर रहा है, ये वाला पार्ट। अब हम बात करें कोर्टेक्स वाले पार्ट की। कोर्टेक्स वाले पार्ट की बात करें, जो कि आउटर पार्ट है, जो किसके चारों तरफ है, किसके चारों तरफ है फ्रेंड, किसके चारों तरफ है, इस मेडुला के चारों तरफ। अब यहां देखो, ये जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स जैसे मान लो यूं बोल दो, ये कोर्टेक्स है पूरी, इसके बाद ये वाला पूरा पार्ट कोर्टेक्स का है, ये ध्यान रखो आप, ये वाला पार्ट पूरा क्या है, कोर्टेक्स का है, यूं सोचो आप, ये वाला पार्ट पूरा कोर्टेक्स है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, ये मेडुलरी पार्ट है। ये कोर्टेक्स पार्ट है, ये किससे बना होता है फ्रेंड, ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, स्ट्रोमा। जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब यहां देखो, ये स्ट्रोमा भी चारों तरफ से एक लेयर से कवर होता है, ये आउटर कवरिंग है इसकी, ये स्ट्रोमा भी, यानी ये जो आउटर कोर्टेक्स है, ये भी एक लेयर से क्या होता है, कवर होता है। इसको बोलेंगे हम जर्मिनेटिव एपिथेलियम या जर्मिनल। आउटर को हम जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है, या उसका ये बोल सकते हो ओरिजिन हो रहा है, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे इसको, जर्मिनल एपिथेलियम। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, 2 पार्ट से मिलके कोर्टेक्स और मेडुला, मेडुला इनर पार्ट है और कोर्टेक्स आउटर पार्ट है। मेडुला की बात करें तो फाइब्रस टिश्यू, इसके अंदर ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई रहती है। आउटर की बात करूं मैं कोर्टेक्स की, तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ये स्ट्रोमा से, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रोमा के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, उसको हम बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। अब यहां देखो, जब ये किसकी बात करें, फीमेल की बात करें, जब फीमेल का जन्म होता है एट बर्थ, जो फीमेल का जन्म होता है ना मेरे दोस्तों, क्या होता है, फीमेल का जैसे ही जन्म होता है, यहां बहुत सारे इस ओवेरी में
मिलियंस में, लाखों में क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं ओवेरियन फॉलिकल। क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ओवेरियन फॉलिकल। कि क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। ध्यान से समझना, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं कब, एट बर्थ। बहुत सारे होते हैं एट बर्थ। अब यहां ये जो ओवेरियन फॉलिकल है इसके अंदर क्या होता है, इमैच्योर ओवम होता है, अपरिपक्व अंडा। इसके अंदर क्या होता है, अपरिपक्व अंडा होता है। किसके अंदर, इन फॉलिकल्स के अंदर। इन फॉलिकल्स के अंदर क्या है, अपरिपक्व अंडा। अब क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, आफ्टर प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था आती है, या यूं बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव लाइफ आती है, या यूं बोल सकते हो चाइल्ड बियरिंग स्टेज आती है प्यूबर्टी के बाद। ठीक है ना, प्यूबर्टी में तो क्या होता है, जो हमारे जेनेटल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं प्यूबर्टी के बाद। यूं बोल सकते हो कि आप चाइल्ड बियरिंग स्टेज, या उस समय जब महिला सक्षम हो जाती है प्रेग्नेंट होने में। ठीक है ना, तो उस टाइम क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें क्या होता है, ये जो फॉलिकल है इनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। इनका क्या होता है फ्रेंड, इन फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, इन फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन होके जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल्स फिर बड़े फॉलिकल बन जाते हैं, ऐसे बड़े फॉलिकल बन गए, इनका मैच्योरेशन हो गया। फॉलिकल के अंदर भी अंडा का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, अंडा भी मैच्योर हो गया। ठीक है, एग भी क्या हो गया फ्रेंड, मैच्योर हो गया, एग भी मैच्योर हो गया। एग क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। जब एग मैच्योर हो जाता है तो जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने बताया अभी 28 डेज का होता है फ्रेंड। 20, अभी मैं इसके बाद जो क्लास लूंगा ना उसमें आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस प्रकार ओवुलेशन होता है, फिर वापस कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ब्लीडिंग होती है, सारी बातें करेंगे उसमें। यहां पे थोड़ा सा इतना नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, मैच्योरेशन हुआ, ये बना, और यहां आते आते 14वें दिन, 14th डे, जब 14वां दिन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन, उस 14वें दिन में एक या मोर, एक फॉलिकल से या ज्यादा फॉलिकल से क्या निकलता है, अंडा निकलता है। ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है और अंडा निकल के इस पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। यहां से रप्चर होके यहां पे अंडा निकल जाता है। क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, एक बार निकल जाता है, फिर उसको पिकअप कौन करती है, ये करती है। ये जो ओवम है निकल गया 14वें दिन में, ओवम निकल गया। 14वें दिन में ओवम निकलने के बाद ये ओवम निकल गया और यहां पे बिना ओवम की एक लेयर बन गई, एक तरह से एक स्ट्रक्चर बन गई। ओवम निकलने के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल बचा, ओवेरियन फॉलिकल जो बचा, इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड, इसी को हम बोलते हैं कार्पस लूटियम। ये भी क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है ना, कार्पस लूटियम किसका और सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन का। आगे बात करूंगा मैं। कार्पस लूटियम को हम येलो बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड, येलो बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कार्पस लूटियम को हम, इस कार्पस लूटियम को हम बोलते हैं येलो बॉडी। 14वें दिन में जो अंडा निकला फ्रेंड, इस अंडे को, अंडा निकल के पेरिटोनियल कैविटी में है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ध्यान रखना, ओवुलेशन बोलते हैं। 14वें दिन में ओवुलेशन होता है। 14वें दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में ओवुलेशन होगा। इस ओवेरियन फॉलिकल को तोड़ के अंडा निकल जाता है। जब ओवेरियन फॉलिकल बच जाती है, इसी को हम कार्पस लूटियम कहते हैं। और ये कार्पस लूटियम को ही क्या बोलते हैं, येलो बॉडी बोलते हैं। अब यहां देखो, फिर कार्पस लूटियम आ गई। कार्पस लूटियम के बाद यहां पे एक
स्ट्रक्चर और बनती है ऐसी। ये एक तरह से क्या है फ्रेंड, जब कार्पस लूटियम का फेगोसाइटोसिस होता है, जब कार्पस लूटियम डैमेज हो जाती है, फिर वापस साइकिल चलेगा ना, ये तो डैमेज हो जाएगी फिर आगे साइकिल चलेगा, तो यहां पे एक स्कार बन जाता है व्हाइट बॉडी, जिसको हम बोलेंगे व्हाइट बॉडी। जो ओवेरी की सरफेस है उसमें एक स्कार बन जाता है, परमानेंट स्कार होता है, व्हाइट बॉडी बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम कार्पस एल्बिकेंस। ध्यान रखना, कार्पस एल्बिकेंस। पूछ सकते हैं कार्पस एल्बिकेंस किससे संबंधित है, किसके बाद बनता है, आपसे पूछ ले। प्राइमरी ओवुलेशन, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, फिर कार्पस लूटियम, किसके बाद बनता है, एक सीरीज में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है, इसके बाद ये बनता है, जो क्या होता है, ओवरी में एक परमानेंट स्कार होता है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये चीजें होती। जब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो डिटेल में पढ़ाऊंगा किस प्रकार ओवुलेशन होता है। फिर अगर ओवुलेशन के टाइम में, जैसे अब यहां देखो, ये ओवुलेशन हुआ, अंडा आया यहां पे, अंडा उठा लिया, उठा के यहां पे आएगा अंडा, अंडा यहां पे आया। अगर अंडे के पास स्पर्म आ गया उस 14वें दिन में, सेक्स के दौरान स्पर्म यूट्रस में चला गया, फेलोपियन ट्यूब में चला गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर उन 14वें से 16वें, 14वें से 17वें दिन तक, क्योंकि उसका भी तो, ओवम का भी तो लाइफ टाइम होता है ना, शायद 72 आवर्स होता है, ठीक है ना। तो उन 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो स्पर्म वहां पहुंच गया तो प्रेग्नेंट होगी, नहीं तो वापस फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो बात करेंगे हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे इस नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे अब हम बात करें ब्लड सप्लाई की। ओवेरी में ब्लड सप्लाई किससे होती है, ओवेरियन आर्टरी से, ऑब्वियसली ओवेरियन आर्टरी से होगी। बट ओवेरियन आर्टरी किसकी ब्रांच है फ्रेंड, ओवेरियन आर्टरी किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल एओर्टा की, ठीक है ना। यहां पे ब्लड सप्लाई की मैं बात करूं, ब्लड सप्लाई की, तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी के द्वारा होती है, या ओवेरियन आर्टरीज बोल दो। किसकी ब्रांच है ये, एब्डोमिनल एओर्टा की। वीनस ड्रेनेज की हम बात करें, वीनस ड्रेनेज की मैं बात करूं तो किससे होता है, ओवेरियन आर्टरी से, सॉरी ओवेरियन वेन से। ओवेरियन वेन, जैसे 2 वेन है ना, सॉरी ओवेरी 2 है, राइट, सॉरी लेफ्ट एंड राइट। तो जो राइट है, राइट ओवेरी उसमें होगा, उसका जो वीनस ड्रेनेज जाएगा ना फ्रेंड, वो किसके द्वारा जाएगा, जो राइट है उसका किसके द्वारा जाएगा, राइट ओवेरियन वेन से डायरेक्ट किस में जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में। राइट ओवेरी का जो राइट ओवेरियन वेन है उससे किस में जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा। और लेफ्ट का जाएगा फ्रेंड, लेफ्ट का किस में जाएगा, लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी से किस में डालेगा वो, लेफ्ट रीनल वेन, किसमें डालेगा, ध्यान रखना है, लेफ्ट रीनल वेन में डालेगा। किसमें डालेगा, लेफ्ट रीनल वेन में। तो यहां पे ब्लड सप्लाई की आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी द्वारा होती है, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो ओवेरियन वेन के द्वारा, ओवेरियन वेन, राइट ओवेरी की बात करें तो राइट ओवेरियन वेन किसमें डालती है, इंफीरियर वेना के बाद, फिर राइट एट्री में डाल देती है। लेफ्ट ओवेरी की बात करें तो लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी ये किसमें डालती है, लेफ्ट रीनल वेन में डालती है, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें फंक्शन की। ओवेरी का फंक्शन तो वैसे पता चल ही गया आपको, क्या करती है, अंडे का और हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे करती है। फंक्शन की हम बात करें फ्रेंड, ओवेरी के फंक्शन की, तो वैसे तो आपको पता चल गया क्या करती है ओवेरी, एक तो ओवुलेशन करती है, अंडा प्रोडक्शन करती है, और सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है, कैसे करती है वो यहां पे बात करते हैं। अब यहां देखो, मैंने क्या बताया था अभी, प्यूबर्टी के टाइम में, प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है फ्रेंड, लगभग 4 से 5 लाख
4 से 5 लाख ओवेरियन फॉलिकल्स ओवेरी में रहते हैं। 4 से 5 लाख और सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम जब जन्म होता है, जब ज्यादा होते हैं। 4 से 5 लाख क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। और इनका क्या होता है, मैच्योरेशन हो जाता है। मैच्योरेशन होगा कब होगा, प्यूबर्टी के बाद इनका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। और मैच्योरेशन जो होता है, जो मैच्योरेशन होता है फ्रेंड, उसका कंट्रोल कौन करता है, उसका कंट्रोल करता है एक तो हमारा हाइपोथैलेमस और दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करती है फ्रेंड, कौन सीक्रेट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे काम करते हैं, ओवेरी पे काम करते हैं, ओवेरीज पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं फ्रेंड, ओवेरीज पे काम करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ओवेरी को, ओवेरी पे काम करते हैं। फिर क्या होता है, फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है। क्या होगा, फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा। फॉलिकल का मैच्योरेशन हो गया। फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है ना फ्रेंड, फॉलिकल का जैसे ही मैच्योरेशन हुआ, ठीक है, और वहां पे ओवम का भी डेवलपमेंट, फॉलिकल का मैच्योरेशन और ओवम का मैच्योरेशन दोनों करेंगे ये, ठीक है। अब यहां क्या होता है, फॉलिकल मैच्योर हो गया, ओवम का निर्माण हो गया। जो फॉलिकल है फ्रेंड, ये फॉलिकल है, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका, एस्ट्रोजन का। किसका सिक्रेशन करता है, ये फॉलिकल, फॉलिकल किसका सिक्रेशन करता है फ्रेंड, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक, अब मैच्योर हो गया, ओवुलेशन हो गया 14वें दिन में। जैसे ओवुलेशन हुआ, जैसे ओवुलेशन हुआ फ्रेंड, क्या बना था, मैंने भी क्या बताया था, कार्पस, जैसे ओवम निकल गया और उसके बाद जो बच्चा रप्चर्ड फॉलिकल, रप्चर जो ओवेरियन फॉलिकल बचा, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। तो हमारी ओवेरी क्या क्या काम कर रही है, एक तो ओवम का प्रोडक्शन कर रही है, ओवेरियन फॉलिकल का मैच्योरेशन कर रही है और हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई फ्रेंड ओवेरी कंप्लीट। ठीक है, ओवेरी और यूटेराइन ट्यूब दोनों की हमने बात कर ली। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा दूं मैं, ठीक है ना, लंबी होगी क्लास ज्यादा। एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड, ठीक है, प्यूबर्टी इन फीमेल, प्यूबर्टी इन फीमेल, फिर नहीं तो यार छूट जाएगा यार, इसके साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। प्यूबर्टी इन फीमेल, क्या, प्यूबर्टी इन फीमेल, यौवन अवस्था, जो महिला में यौवन अवस्था आती है तो उस टाइम क्या होता है, प्यूबर्टी इन फीमेल। ठीक है फ्रेंड, जब महिला की उम्र होती है फ्रेंड, इसमें चेंजेज आते हैं, ठीक है ना, इसमें हार्मोनल चेंजेज आते हैं। जब महिला की उम्र या फीमेल की, लड़की की उम्र 10 से 14 के आसपास या 10 से 15 के आसपास, 10 से 15 साल की जब लड़की होती है तो उसमें क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, यानी प्यूबर्टी आती है, यौवन अवस्था आती है। उसमें क्या होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और
जो ऑर्गन्स है रेप्रोडक्टिव ऑर्गन उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, रेप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है मीनार की, जिसको हम बोलते हैं एमसी आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया इसका मतलब है कि लड़की चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी हो गई, उसमें होता है थोड़ा थोड़ा उसमें ये जो रेप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो ये सारा जो मामला है ये किस पर डिपेंड करता है फ्रेंड, हार्मोनल चेंजेस। और हार्मोनल जो चेंजेस आएंगे वो कहां से आ रहे हैं, हॉर्मोन्स कहां से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, अभी मैंने बताया हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है। फिर ये क्या, इस पे काम करके क्या निकाल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये निकाल रहा है, ठीक है। ये निकलने के बाद क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था, एस्ट्रोजन कहां से निकला, एस्ट्रोजन फॉलिकल से, फॉलिकल का मैच्योरेशन हुआ ओवेरियन फॉलिकल का, वहां से क्या निकला, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन निकला। इसी एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, फिजिकल चेंजेज आएंगे। क्या आएंगे फ्रेंड, फिजिकल चेंजेज। क्या आएंगे प्यूबर्टी के टाइम में, फिजिकल चेंजेज। क्या चेंजेज आएंगे, फिजिकल चेंजेज। हार्मोनल चेंजेज की वजह से क्या होंगे, फिजिकल चेंजेज आएंगे। कौन कौन से फिजिकल चेंजेज आएंगे वो बात करते हैं प्यूबर्टी के टाइम में, कौन कौन से फिजिकल चेंजेज आएंगे। सबसे पहले हम बात करें तो मैच्योरेशन ऑफ यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब एंड ओवरीज, इनका परिपक्व होना। मैच्योरेशन ऑफ यूट्रस, ओवेरियन, यूटेराइन ट्यूब एंड ओवेरीज, ठीक है। क्या क्या चेंजेज आया, मैच्योरेशन ऑफ यूट्रस, ओवेरियन ट्यूब एंड ओवेरीज। दूसरा डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं ब्रेस्ट, ठीक है ना, एनलार्जमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का प्यूबर्टी के टाइम में, ठीक है, जब महिला यौन अवस्था में होती है, ठीक है। एक तो क्या होगा, यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है ना भैया। अब हम में क्या आ गई, चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी आ गई, ये संकेत देता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और बड़े हो जाते हैं। सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, इंक्रीज्ड सिक्रेशन फ्रॉम लेवाइल एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक तो वेस्टिबुलर ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और लेबियल ग्लैंड, क्या होती है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा में जो ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड, वहां से सिक्रेशन निकलना, वहां से क्या निकलता है, सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है निकलना, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा सिक्रेशन होते हैं। क्या होगा, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। जब फीमेल यौन अवस्था में, तो जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है तो उसके जो प्यूबिक एरिया में जो ग्रोथ है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस के ऊपर जो बाल आते हैं, प्यूबिक हेयर, वो आ जाएंगे, उनकी ग्रोथ होगी। और एक्सिलरी हेयर, जो खांकों में, यहाँ पे एक्सिला में जो बाल आते हैं, वो जवान यौन अवस्था के समय में आते हैं। क्या आते हैं फ्रेंड, यौन अवस्था के समय में आते हैं। और क्या करते हैं, और क्या क्या काम होता है, और क्या क्या काम होगा, और होगा फ्रेंड, और होगा पेल्विस चौड़ी हो जाएगी। पेल्विस क्या हो जाएगी, चौड़ी। ये जो पूरा पेल्विक पार्ट है ये चौड़ा हो जाएगा और बड़ा वाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी ग्रोथ होगी और बड़ा चौड़ा हो जाएगा पेल्विक। क्योंकि पेल्विक चौड़ी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब महिला बच्चा बियर करेगी रिप्रोडक्टिव लाइफ में, जब प्रेग्नेंट होगी, तो ये चौड़ी होना बहुत जरूरी है, तो बच्चा कैसे निकलेगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो उस टाइम क्या होगी, पेल्विस चौड़ी होगी,
वाइड हो जाती है, वाइडेस्ट। उसके बाद क्या होगी, फैट का डिपोजिशन हो जाना स्टार्ट हो जाता है, फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है। कहां कहां पे फैट का डिपोजिशन होता है, फैट का क्या होता है, डिपोजिशन, डिपोजिशन बढ़ जाता है। कहां कहां पे, एक तो हिप पे एंड ब्रेस्ट पे। ब्रेस्ट में हिप क्या हो जाते हैं, हिप में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाती है, ठीक है। और ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट क्यों तैयार हो रहे हैं, ब्रेस्ट का क्या रोल है, इतना ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट और ग्रोथ क्यों हो रही है। बच्चा क्या पिएगा, दूध, तो दूध कहां से आएगा, ब्रेस्ट से आएगा ना, तो डेवलपमेंट जरूरी है। तो फ्रेंड ये था इस टाइम, प्यूबर्टी के टाइम में ये चेंजेस होते हैं। और ये थी हमारी ओवेरियन ट्यूब और ओवेरी। आशा करता हूं कि यार समझ में आया होगा, पढ़ाया तो मैंने, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, ठीक है ना। तो जितना हो उतना सब्सक्राइब करो यार, है, और सब्सक्राइब करो और क्या बोलते हैं, शेयर करो वीडियो को। और अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम वही मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। फिर हमारा आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और थोड़े दिनों में मैं लेके आ रहा हूं मेड सर्ज से रिलेटेड टॉपिक, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक पहले ले आए, या फिर जो बीएससी नर्सिंग में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लेके आऊं, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताना। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर।